काम से लौटते ही मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी लियू रुयन, जो पूरी रात घर नहीं लौटी थी, उसके सिर के ऊपर अब 999 लिखा हुआ था, जबकि सिर्फ कल तक वहां 0 लिखा था, और वही 0 मुझे हमेशा सुकून देता था। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या बता सकती हो कि तुम कल रात कहाँ थी? उसने बिना जरा भी हिचकिचाए जवाब दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड का अभी ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए मैं पूरी रात उसी के साथ थी। इतना कहकर उसने हल्की सी जम्हाई ली और मुस्कुराते हुए बोली, हनी, मुझे बहुत नींद आ रही है, पहले जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मैं बस चुपचाप उसे घर के अंदर जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसी पल मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बचपन से ही मेरे पास एक बेहद अजीब एबिलिटी थी। मैं किसी भी इंसान के सिर के ऊपर उसका चीटिंग रेट देख सकता था, और जैसे ही किसी का चीटिंग रेट 100% तक पहुंच जाता, उसके बाद वहां परसेंटेज नहीं बल्कि उसने अपने पार्टनर को कितनी बार धोखा दिया है, वही असली संख्या दिखाई देने लगती थी। बचपन में मैंने अपनी ही आंखों के सामने अपने माता-पिता को एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते देखा था। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं शादी सिर्फ ऐसी लड़की से करूंगा जिसका चीटिंग रेट बिल्कुल 0 हो। इसी तलाश ने मुझे लियू रुयन तक पहुंचाया। उसके पिता जुए के आदी थे। वो करोड़ों का कर्ज छोड़कर भाग गए थे और पूरे परिवार को बर्बादी के किनारे छोड़ गए थे। उसका भरोसा जीतने के लिए मैंने सिर्फ उनके ऊपर चढ़ा हर एक पैसा नहीं चुकाया, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए स्थायी नौकरी तक का इंतजाम कर दिया। मजाक में कहूं तो उनके गांव के कुत्तों को छोड़कर लगभग हर किसी का फ्यूचर मैंने ही सेट कर दिया था। शादी के बाद लियू रुयन बिल्कुल वैसी ही निकली जैसी मैंने हमेशा चाही थी। वो मेहनती थी, बेहद नरम दिल थी और हमेशा मेरा पूरे दिल से ख्याल रखती थी। मेरे माता-पिता के तलाक के बाद अगर किसी ने मुझे दोबारा परिवार की गर्माहट महसूस कराई थी, तो वो सिर्फ वही थी। लेकिन करीब 1 हफ्ते पहले सब कुछ अचानक बदल गया। सिर्फ एक ही रात में उसके सिर के ऊपर दिखने वाला 0 सीधे 999 बन गया। ये देखकर मेरा शांत रहना नामुमकिन था। मैं उससे सच सच पूछने ही वाला था कि तभी एक रात मैंने उसे छुपकर फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया। मैंने पूछा, इतनी रात को किससे बात कर रही हो? उसने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा, अपनी बेस्ट फ्रेंड से। मैंने बताया था ना, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। और हाँ हनी, कल भी मैं डिनर के लिए घर नहीं आऊंगी, कुछ दिन और उसके साथ रहूंगी ताकि उसका मन थोड़ा ठीक हो जाए। अगले दिन मैंने खाना बनाकर आवाज लगाई, हनी, डिनर तैयार है, आ जाओ। लेकिन जैसे ही वो घर लौटी, उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया। वो न ठीक से बैठ पा रही थी और न ही ढंग से खड़ी हो पा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा डर साफ दिख रहा था जैसे बिल्ली के सामने कोई चूहा फंस गया हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरे पीछे कुछ ऐसा कर दिया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा, हनी, आजकल तुम हद से ज्यादा मजाक करने लगे हो। ऐसी बातें भी कोई करता है? मैं हंसते हुए बोला, अरे रिलैक्स, बस मजाक था, इतनी जोर से रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? फिर मैंने ऐसे ही बातों बातों में कहा, वैसे आज मैंने अपने एक दोस्त से बड़ा अजीब किस्सा सुना। उसकी कंपनी में एक महिला एम्प्लॉई थी, बाहर से देखने में इतनी सीधी और वफादार कि किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपने पति को धोखा दे रही थी। जब उसके पति को सच्चाई पता चली तो वो गुस्से में कंपनी पहुंच गया। उसके हाथ में एक जमी हुई फ्रोजन फिश थी और उसने उसी से अपनी पत्नी को 10 से भी ज्यादा बार पीट डाला। वो किसी तरह बच तो गई, लेकिन उसका चेहरा हमेशा के लिए खराब हो गया। पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज बन गई और फिर कभी माँ भी नहीं बन सकी। सिर्फ एक धोखे की वजह से उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इतना कहकर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, हनी, क्या हुआ? कहीं ये कहानी सुनकर तुम डर तो नहीं गई? उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तो सच में बहुत डरावनी कहानी है, लेकिन आज अचानक तुम ऐसी बातें क्यों करने लगे? हम तो हमेशा रोमांस की बातें करते हैं। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, बस आज सोचा थोड़ा टॉपिक बदल लिया जाए। वो तुरंत बोली, तुम बेवजह ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ गया था कि ये बात वो मुझे नहीं बल्कि खुद को दिलासा देने के लिए कह रही थी। हमारी शादी को पूरे 3 साल हो चुके थे और आज जो कहानी मैंने उसे सुनाई थी वो असल में उसकी आखिरी वार्निंग थी। मेरे दिल में उसके लिए अभी भी प्यार बाकी था, इसीलिए मैं उसे एक आखिरी मौका देना चाहता था। लेकिन अगर उसने फिर भी यही रास्ता चुना तो उसके बाद जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए वो मुझे कभी दोष नहीं दे सकती थी। अगले कुछ दिनों तक लियू रुयान सच में पहले जैसी हो गई। वो फिर से उतनी ही नरम, उतनी ही प्यार करने वाली और उतनी ही ख्याल रखने वाली पत्नी बन गई थी। एक पल के लिए तो मुझे लगा शायद उसने अपना फैसला बदल दिया है, लेकिन मेरी ये उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिक सकी, क्योंकि सारी कहानी में असली मोड़ मेरी सास की वजह से आने वाला था। उस दोपहर लियू रुयन ने मुझे फोन किया और बोली, हनी, आज रात बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना।
मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मैंने तुरंत पूछा, अचानक? सब ठीक तो है? क्या हुआ? चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? उसने जल्दी-जल्दी कहा, नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस माँ से मिलने का मन किया इसलिए जा रही हूँ। और वैसे भी तुम काम में बिजी रहते हो, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं दुनिया में सबसे अच्छी तरह जानता था, जिस इंसान के दिल में एक बार धोखा देने की इच्छा पैदा हो जाए, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। इसलिए उसकी कही हुई एक भी बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। ऑफिस से निकलते ही मैं सीधा अपनी सास के घर की तरफ निकल पड़ा। करीब 2 घंटे बाद मैं वहां पहुंचा। मुझे देखते ही मेरी सास ने भौहें सिकोड़ लीं और नाराज होकर बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, रुयान इतनी जल्दी घर आई तो मुझे लगा कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई, इसलिए देखने चला आया कि अगर किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो कर दूं। वैसे रुयान कहाँ है? क्या वो घर नहीं आई? मेरी सास कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, वो तो यहाँ से कब की निकल चुकी। बस थोड़ी देर के लिए आई थी, फिर वापस घर चली गई। कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी सास ने ताने मारते हुए कहा, आखिर तुम यहाँ आए ही क्यों हो? और जरा खुद को देखो, अपनी सास से मिलने आए हो लेकिन हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट तक नहीं है। ऐसे भी कोई दामाद होता है? मेरा पैर मुड़ गया है, जल्दी से मुझे 20,000 युआन ट्रांसफर करो ताकि मैं कुछ सप्लीमेंट्स खरीद सकूं। मैं उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी बार हो जब मैं तुम्हें पैसे भेज रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से भड़क उठी, आखिरी बार? इसका क्या मतलब है? जब से तुमने मेरी बेटी से शादी की है, तब से लेकर जिंदगी भर मेरी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। उसकी ये बातें सुनते सुनते मेरा चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था, यहाँ कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा था। शक से भरे मन के साथ मैं वापस घर लौट आया। जैसे ही मेरी नजर लियू रुयन के सिर के ऊपर गई, मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। अब वहां चीटिंग रेट नहीं लिखा था, बल्कि असली संख्या दिखाई दे रही थी, 4। यानी सिर्फ एक ही रात में उसने मुझे 4 बार धोखा दिया था। मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन कहा, लियू रुयान, तुम दोनों ने मेरे भरोसे को कुचल दिया है। अब अगर मैं जरा भी रहम न करूं तो उसके लिए मुझे दोष मत देना। अगली सुबह वो ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, लेकिन उसके सिर के ऊपर फिर से 99% दिखाई दे रहा था। इसका मतलब साफ था, वो अभी भी दोबारा मुझे धोखा देने का इरादा रखती थी, और शायद आज रात ही ऐसा होने वाला था। घर से निकलते समय उसने हमेशा की तरह मीठी मुस्कान के साथ कहा, हनी, मैं चलती हूँ। जैसे ही वो बाहर निकली, मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और एक ऐसी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कॉल किया जो चीटिंग कपल्स की सच्चाई उजागर करने में माहिर थी। मैंने सीधे कहा, 3 मिलियन युआन मिलेंगे। मेरी पत्नी पर नजर रखो। मुझे हर पल उसकी लोकेशन चाहिए, वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है। मुझे उसकी हर एक्टिविटी की पूरी रिपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ से बिना एक सेकंड गंवाए जवाब आया, अंडरस्टूड मिस्टर चैन। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे एक और कॉल आया। सामने से आवाज आई, आज रात फैमिली डिनर है। मेरी बहन एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने जा रही है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी, लेकिन तुम्हें हर हाल में आना होगा। मैं बिना कुछ कहे तैयार हो गया। आखिर वो सारे बेशर्म लोग जो मेरा खाना खाते थे, मेरे पैसों पर ऐश करते थे, मेरे ही पैसों से शॉपिंग करते थे, और ऊपर से लियू रुयान के अफेयर को छुपाने में भी उसका साथ दे रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं तो बस उस सबूत का इंतजार कर रहा था जो किसी भी वक्त सीधे मेरे फोन में आने वाला था। उस शाम उन्होंने मुझे पूरे शहर के लग्जरी मॉल्स में घुमाया। कोई हैंडबैग उठाकर बोला, ये वाला कितना शानदार है। दूसरा बोला, प्रेसिडेंट चैन, जरा ये वॉच देखिए, कितनी चमक रही है। फिर किसी ने कहा, आगे वाले शू स्टोर में चलते हैं, वहां इससे भी अच्छे मिलेंगे। मुझे व्यस्त रखने के बहाने वो लोग मेरे ही पैसों से ढेर सारी लग्जरी शॉपिंग करते रहे। इतना ही नहीं, शॉपिंग खत्म होने के बाद मेरी सास मुझे एक बार भी ले गई। प्राइवेट रूम के अंदर लियू कुन ने सबसे महंगी लिकर मंगवाई, और वो अपनी माँ के साथ बिना किसी शर्म के जमकर खाने पीने में लगा हुआ था। उधर उसी समय लियू रुयन जांग चेंगफेंग के साथ शहर के सबसे आलीशान होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रही थी। दोनों आराम से रेड वाइन पी रहे थे और रोमांस में डूबे हुए थे। मेरा साला भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही निकला। मौका मिलते ही मुझसे जितना फायदा उठा सकता था उतना उठाता था। जब तक मैं उन सबकी खातिरदारी करके घर पहुंचा, तब तक रात के 2 बज चुके थे। लियू रुयन पहले ही सो चुकी थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर लिखा हुआ अंक 4 से बढ़कर 7 हो चुका था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे होंठों पर एक ठंडी हंसी आ गई। तो सिर्फ आज रात ही 3 बार और? तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने कॉल उठाई तो सामने से एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसमें जियांग चेंगफेंग की आवाज आई, अपने पति का यू डिस्क चुराकर मुझे दे दो। और लियू रुयन बिना जरा भी सोचे बोली, ब्रदर जियांग, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ये सुनते ही मैं फोन हाथ में लिए धीरे धीरे कमरे की बड़ी कांच वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में जांग चेंगफेंग की सारी यादें एक एक करके उभरने लगी। वो मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक मिडिल लेवल मैनेजर था, मुझसे 4 साल बड़ा, बेहद हैंडसम
और कंपनी की अनगिनत फीमेल एम्प्लॉयज का क्रश। पहले फाइनेंस डायरेक्टर बनने की सबसे मजबूत दावेदारी उसी की थी। अगर वो ईमानदारी से काम करता रहता तो कुछ ही सालों में प्रमोशन उसे मिल ही जाता। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि मेरे पास चीटिंग रेट देखने की एबिलिटी थी। मैंने उसी ताकत का इस्तेमाल करके पुराने फाइनेंस डायरेक्टर की कमजोरियां पकड़ ली और सही समय पर उन्हें एक्सपोज करके खुद उसकी जगह हासिल कर ली। सिर्फ 25 साल की उम्र में मैं कंपनी का सबसे कम उम्र का फाइनेंस डायरेक्टर बन गया। जांग चंगफेंग इस हार को कभी स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए उसने सीधा मुझसे बदला लेने का रास्ता चुना, मेरी पत्नी को फंसाकर। वो चाहता था कि पूरी दुनिया मुझे सबसे बड़ा बेवकूफ समझे। मैंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भेजी पहली फाइल खोली। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। उस दिन लियू रुयन अपनी माँ के घर गई ही नहीं थी। वो सीधे जांग चेंगफेंग के साथ शहर के सबसे आलीशान कपल्स होटल में गई थी, जहां दोनों ने बिना किसी रोक टोक के पूरी रात रंगरलियां मनाई। फिर मैंने दूसरी फाइल खोली और उसे पढ़ते ही जांग चेंगफेंग का असली मकसद मेरे सामने साफ हो गया। रिकॉर्डिंग में वो लियू रुयन से कह रहा था, अपने पति का यू डिस्क चुरा लो। जिस दिन मैं फाइनेंस डायरेक्टर बन गया उस दिन से पूरे घर के पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे, फिर जितना चाहो उतना खर्च करना। हर महीने उस बेरहम पति से थोड़े थोड़े पॉकेट मनी के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, जो तुम्हें किसी पालतू जानवर की तरह कंट्रोल करता है। फोन की स्क्रीन पर दोनों को बेशर्मी से फ्लर्ट करते देख मैं बस तिरस्कार भरी हंसी हंस सका। तो ये था तुम्हारा असली प्लान। तुम्हारी नजर शुरू से मेरी पोजीशन और मेरे हाथ में मौजूद चीजों पर थी। मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम लोग गेम खेलना चाहते हो तो अब ये गेम आखिर तक खेलेंगे। अगले ही दिन जब लियू रुयन घर से बाहर गई हुई थी, मैंने चुपचाप हमारे कमरे में एक हिडन कैमरा इंस्टॉल कर दिया। अगले कुछ दिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन उसके सिर के ऊपर का अंक 7 से बढ़कर 99वें पहुंच चुका था। फिर एक वीकेंड पर जब मैं सोने का नाटक कर रहा था, लियू रुयान बिल्कुल किसी चोर की तरह दबे पांव आई और मेरा ब्रीफकेस खंगालने लगी। अगले दिन जब मैंने कंपनी का सिस्टम चेक किया तो मेरी आंखें फैल गईं। पूरे 20 मिलियन युआन रहस्यमय तरीके से कंपनी के अकाउंट से गायब हो चुके थे और उन्हें एक ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। वो लोग मुझे कंपनी के पैसे गबन करने के झूठे आरोप में फंसाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। तो असली खेल ये है, अगर तुम लोग खेलना ही चाहते हो तो अब ये गेम थोड़ा बड़ा खेलते हैं। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मेरी सास फिर से मेरे दरवाजे पर आ धमकी। लेकिन इस बार वो अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि अपने नालायक बेटे लियूकुन के लिए आई थी। उसने आते ही हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा, चैनन, लियूकुन का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता काफी समय से चल रहा है। अब उनकी शादी का वक्त आ गया है। शहर में उसके लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक विला खरीदो और वो महंगी वाली कार, क्या नाम है उसका, हाँ, मेबक, वो भी उसे लेकर दो। मैंने बिना एक पल सोचे सीधा जवाब दिया, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, किसी और से कह दीजिए। मेरी बात सुनते ही उसकी शक्ल गुस्से से लाल हो गई। तो अब मेरी बात की कोई कीमत नहीं रही? 2 पैसे क्या कमा लिए, अब अपने साले पर इतना सा पैसा खर्च करने में भी तकलीफ होने लगी। तभी ल्यूकुन भी बीच में कूद पड़ा, ब्रदर इन लॉ, अब तो आप फाइनेंस डायरेक्टर हैं, हर साल करोड़ों कमाते हैं, इतना भी क्या कंजूस बनना। तभी लियू रुयन ने मेरा हाथ पकड़कर बड़ी मासूमियत से कहा, हनी, तुम्हारी एबिलिटी से तुम ये पैसा फिर से बहुत जल्दी कमा लोगे। वो मेरा इकलौता छोटा भाई है, प्लीज उसकी ये छोटी सी मदद कर दो। मेरी सास गुस्से में चिल्लाई, यही है वो आदमी जिसे तुमने अपना पति चुना, एहसान फरामोश कहीं का। लियू कुन ने भी आग में घी डालते हुए कहा, दीदी, मैंने पहले ही कहा था ना कि इस पर भरोसा मत करना। अब देख लिया इसका असली चेहरा। मैं उन तीनों के लालच से भरे चेहरे देखता रहा और मन ही मन मुस्कुरा उठा। अगर लालच इतना ज्यादा है तो उसकी कीमत भी उतनी ही भारी चुकानी पड़ेगी। अगले ही पल मैं मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं मान गया। आखिर वो मेरी पत्नी का छोटा भाई है, यानी मेरा भी भाई हुआ। उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही मेरी सास का चेहरा खिल उठा। अब आए ना लाइन पर, अगर इतनी सी बात भी नहीं मानते तो मेरे दामाद कहलाने के लायक ही नहीं थे। मैंने जानबूझकर गहरी सांस ली और थोड़ा परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, बस एक छोटी सी दिक्कत है, कंपनी अभी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही है। इस वक्त मेरे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है। मेरी सास तुरंत चिल्लाई, क्या तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, नहीं, कंपनी के अकाउंट्स में अभी टेम्परेरी कैश फ्लो की दिक्कत है। करीब 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि अभी आप लोग विला और कार की डाउन पेमेंट खुद भर दीजिए। अगले हफ्ते जैसे ही मेरे फंड्स रिलीज होंगे, मैं एक ही बार में बाकी सारा पैसा चुका दूंगा। कैसा लगा आइडिया? तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मेरी सास बोली, लेकिन सिर्फ डाउन पेमेंट ही लाखों में है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ? मैंने कंधे उचकाकर कहा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता।
चाहो तो लोन ले लो, बैंक लोन, ऑनलाइन लोन या फिर मॉर्टगेज लोन, जहां से मिले वहां से ले लो, अगले हफ्ते मैं खुद सारे लोन चुका दूंगा। ये सुनते ही ल्यूकुन की आंखें चमक उठी। मॉम, ब्रदर इन लॉ की बात मान लेते हैं, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी, वैसे भी आखिर में पैसे तो यही देने वाले हैं। काफी सोचने के बाद मेरी सास भी मान गई। ठीक है चेनन, हमें अभी विला और कार दिखाने ले चलो। मैं तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था, कहीं उनका इरादा बदल न जाए। इसीलिए मैं उसी वक्त उन्हें अपनी कार में बैठाकर सीधे सबसे महंगे लग्जरी डीलरशिप और रियल एस्टेट ऑफिस ले गया। वहां पहुंचते ही सेल्स मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, सर, आज सुबह ही एक कस्टमर इस विला और इस कार को खरीदने के लिए लगभग तैयार था। वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर गया है और कहा है कि कल फाइनल कॉन्फर्मेशन देगा। अगर आपको सच में ये चाहिए तो जल्दी फैसला लेना होगा। बस फिर क्या था? ये सुनते ही मेरी सास और ल्यू कुन के हाथ पैर फूल गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई और पहले ही सब खरीद न ले। लालच और डर के मारे उन्होंने जहां जहां से पैसा मिल सकता था वहां वहां से लोन उठाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन लोन, बैंक लोन, यहाँ तक कि ऊंचे ब्याज वाले लोन शार्क से भी उन्होंने बिना सोचे समझे पैसे उठा लिए। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, जब चेनान खुद सारा पैसा चुका देगा तो ब्याज चाहे जितना भी हो, फर्क ही क्या पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बाद ल्यूकुन खुशी से हंसते हुए बोला, अब मैं बिना किसी टेंशन के अपनी शादी की तैयारी कर सकता हूँ। मैं अपने फोन पर सर्वेलेंस फुटेज में उन सबको खुशी से झूमते हुए देख रहा था और मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खुश हो लो, क्योंकि तुम्हारा असली नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ है। उधर साले और उसकी लालची माँ का इंतजाम करने के बाद अब बारी थी जंग चेंगफेंग की। वो चेहरे पर घमंडी मुस्कान लिए मेरे पास आया और बोला, चेनान, आज तक किसी ने मुझसे कुछ छीना नहीं था। तुम पहले इंसान हो, लेकिन ज्यादा खुश मत हो। बहुत जल्द फाइनेंस डायरेक्टर की ये कुर्सी मेरी होगी। मैंने बिल्कुल शांत लहजे में जवाब दिया। सच में? तो फिर मुझे डर है कि तुम्हें बहुत बड़ी निराशा मिलने वाली है। तुम चाहे जितनी चालें चल लो, इस कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो तिरस्कार से हंसा। देखते हैं। और हाँ, तुम्हारी पत्नी का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो मेरा साथ न देती तो मुझे ये मौका कभी नहीं मिलता। कम से कम उसे अपनी तरफ करने में जो मेहनत की थी वो बेकार नहीं गई। लेकिन मेरी शांत शक्ल देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। तभी पूरे ऑफिस में अनाउंसमेंट गूंज उठी। सभी सीनियर मैनेजमेंट तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम 1 में पहुंचे। इमरजेंसी मीटिंग शुरू होने वाली है। हम दोनों साथ साथ कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ने लगे। तभी जियांग चंगफेंग मेरे कान के पास झुककर जहरीली मुस्कान के साथ फुसफुसाया, चेनन, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तुम्हारी चिंता मत करना। जब तुम सलाखों के पीछे सड़ रहे होगे तब खाली समय में मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग इकट्ठा होते ही चेयरमैन ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ पटका और मेरी तरफ घूरते हुए गर्जा, चेनान, मुझे अभी इसी वक्त बताओ कि कंपनी के फाइनेंशियल सिस्टम से 20 मिलियन युआन आखिर गायब कैसे हो गए। मैं बिल्कुल शांत रहा और आराम से बोला, सर, अगर आप मुझे बस कुछ मिनट दे दें तो थोड़ी देर में कुछ लोग आने वाले हैं। वो मेरी जगह आपको पूरी सच्चाई मुझसे भी बेहतर तरीके से समझा देंगे। चेयरमैन ने भौहें सिकोड़ ली। अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिनमें इतनी हिम्मत है। लेकिन अगर कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो सीधे जेल जाने के लिए तैयार रहना। करीब 5 मिनट बाद अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जोर से खुला। अगले ही पल कई पुलिस अधिकारी तेजी से अंदर घुस आए। उनमें से एक ऑफिसर बिना रुके सीधे जांग चंगफेंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सख्त आवाज में कहा, जांग चंगफेंग, तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक क्राइम्स का शक है, हमारे साथ चलो। ये सुनते ही जियांग चंगफेंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है?" ऑफिसर ने ठंडी आवाज में कहा, बहुत बोल लिया, इसे गिरफ्तार करो। अगले ही पल पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी। जांग चंगफेंग पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करते हुए पागलों की तरह चिल्लाया, मैं नहीं, असली गुनहगार चेनान है, उसी ने मुझे फंसाया है। कैप्टन लियू वो असली अपराधी है। फाइनेंस डायरेक्टर की कुर्सी मेरी होनी चाहिए थी। उसकी पत्नी की वजह से ही मुझे ये मौका मिला था। मैं उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और तिरस्कार भरी आवाज में बोला, ये तो सिर्फ एक सबूत है। बाकी सारे सबूत मैं पहले ही पुलिस को भेज चुका हूँ। हाँ, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े ज्यादा प्राइवेट हैं, इसीलिए उन्हें पब्लिक करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी बात सुनते ही जियांग चेंगफेंग के शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। उसी पल उसे समझ आ गया कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पुलिस उसे घसीटकर बाहर ले गई और उसके साथ उसके पूरे गिरोह के बाकी लोग भी एक एक करके गिरफ्तार होने लगे। उस घटना के बाद कंपनी में मेरी पोजीशन पहले से भी ज्यादा ज्यादा मजबूत हो गई। अब जांग चंगफेंग जेल पहुंच चुका था और मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा के लिए हट गई थी। अगले ही दिन मैंने आधिकारिक तौर पर लियू रुयान के नाम कोर्ट समन्स भिजवा दिया। खबर मिलते ही मेरी सास गुस्से से आग बबूला होकर घर आ धमकी। उसने पेपर्स मेरे मुंह पर फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, चेनान,
तुम जैसे बेरहम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आखिर रुयान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसे कोर्ट के जरिए डिवोर्स दे रहे हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने बिना जरा भी भाव बदले उन सबकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, सच कहूं तो मैं तुम लोगों से बहुत पहले ही तंग आ चुका था। अगर तुम रुयान की माँ और उसका छोटा भाई ना होते तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतने सालों तक तुम्हारी हरकतें सहता रहता? तुम लोगों का लालच कभी खत्म ही नहीं हुआ। बार बार मेरा फायदा उठाया, मुझसे जितना हो सका उतना निचोड़ लिया और आज भी खुद को सही समझ रहे हो। तुम लोगों ने मुझसे कितना कुछ लिया है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। फिर भी मुझे ही बेरहम कहने की हिम्मत रखते हो। इतना कहकर मैंने सीधा लियो रुयान की तरफ देखा। और जहां तक तुम्हारी बात है, डिवोर्स शब्द तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल रहा हूँ। तुमने सिर्फ अपने पति को धोखा नहीं दिया, बल्कि अपने लवर के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की साजिश भी रची। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। याद है 2 हफ्ते पहले जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी, वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो मेरी आखिरी वार्निंग थी। अगर उस दिन तुम वापस लौट आती तो मैं सब कुछ भूल जाता। लेकिन आखिर में तुमने फिर भी मुझे धोखा देना ही चुना। मेरी सास तुरंत बीच में चिल्लाई, बकवास! मुझे तो लगता है कि किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़कर तुम ये सारी झूठी कहानी बना रहे हो। हमारी रूयान इतनी सीधी, इतनी संस्कारी और इतनी अच्छी पत्नी है कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो अभी दिखाओ। मैं ठंडी हंसी हंसा। जांग फेंगसिया, तुम जितनी बेवकूफ हो उतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर मेरे पास सबूत न होता तो क्या मैं ये मामला कोर्ट तक लेकर आता? मेरी बात सुनते ही उसकी आवाज बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो लियू रुयान की तरफ मुड़ी और पूरे विश्वास से बोली, रुयान, अगर ये डिवोर्स देना चाहता है तो दे देने दो, हमें कोई डर नहीं है। इसकी आधी प्रॉपर्टी तो वैसे भी तुम्हारी है। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हें इससे भी अमीर पति मिल जाएगा। तभी ल्यूकुन भी खुशी से बोला, बिल्कुल, और मेरी विला और मेबच के बाकी पैसे भी इसे देने हैं। हमारे सारे लोन्स भी अभी इसने चुकाने हैं। जैसे ही ये सब भर देगा हम फिर से करोड़पति बन जाएंगे। मैं उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे सामने दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख खड़े हों। फिर मैं मुस्कुराया और बोला, विला, मेबच और वो सारे ऊंचे ब्याज वाले लोन्स, मैं आखिर वो सब क्यों चुकाऊं? मेरी बात सुनते ही दोनों के चेहरे जम गए। मेरी सास गुस्से से चीखी, तुमने खुद हमसे वादा किया था, अब उससे मुकर रहे हो। मैंने पूरी शांति से जवाब दिया, कोई सबूत है? हर एक लोन तुम्हारे अपने नाम पर लिया गया है। डाउन पेमेंट भी तुमने अपने नाम से भरी है। उन पैसों का मुझसे जरा भी लेना देना नहीं है। अब तुम चाहती हो कि मैं वो सब चुका दूं? सच में इतना बड़ा मजाक? मेरी सास दहाड़ते हुए बोली, चैनन, तुम कमीने हो। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी भी तुम लोगों जितना नहीं। लालची लोगों का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। फिर मैंने आखिरी वार किया, और रही बात मेरी प्रॉपर्टी की, तो मेरी कुल संपत्ति का 90-90% हिस्सा शादी से पहले का है। कानून के हिसाब से तुम्हें सिर्फ बाकी बचे 1% का आधा हिस्सा मिलेगा। मैंने हिसाब लगा लिया है, वो मुश्किल से 100,000 युआन के आसपास बनता है। मुझे नहीं लगता कि उससे तुम उन लोन शार्क्स का ब्याज भी चुका पाओगी। ये सुनते ही लियो रुयन पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दौड़कर मेरे पास आई, मेरी बांह कसकर पकड़ ली और फूट फूट कर रोते हुए बोली, हनी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जांग चंगफेंग ने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मैं वादा करती हूँ अब पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। उसकी रोती हुई आवाज सुनते ही मेरे दिमाग में कई साल पहले की एक याद ताजा हो गई। तब उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा था, चैनन, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे ना? और मैंने बिना एक पल सोचे मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, जब तक तुम चाहोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो वादा सबसे पहले उसी ने किया था और आज वही शब्द हम दोनों के दिलों में किसी नुकीले तीर की तरह चुभ रहे थे।